हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरप्रीत कौर। हम लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था और उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ये थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स की बात करेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके सिलेबस में ये नहीं है तो यू कैन स्किप द वीडियो, बट बी श्योर कि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तभी स्किप कीजिएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स और आप मुझसे कुछ डाउट भी पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ 5 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड हैं, और हर थ्योरी और हर इकोनॉमिस्ट जो ये 5 थ्योरीज़ दी है उनके नाम आपको लर्न करने होंगे। साथ ही साथ जो प्रॉफिट्स उन्होंने बताए हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट का क्या मतलब है, हर इकोनॉमिस्ट ने हर थ्योरी में कुछ डिफरेंट मीनिंग बताए हैं प्रॉफिट्स के, जिनको आपको उनके नाम के साथ ध्यान में रखने हैं कि इन्होंने क्या बताया था। सबसे पहले क्लार्क की थ्योरी है और उसके बाद कुछ और 4 थ्योरी जैसे कि वॉकर, नाइट्स, हैवले एंड समटर, इनकी थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द क्लास प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल कि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसी आई, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ पाएँ। यहाँ पर मैंने कोशिश की कि सारी थ्योरीज को बहुत अच्छे से समझाई जाए और कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंग समझ आ पाए, क्योंकि जो बुक्स में चीज़ें हैं, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, वही है थ्योरी, क्योंकि थ्योरी को मैं खुद तो प्रोपाउंड नहीं करूँगी। यहाँ पर वर्डिंग्स आपको बुक्स की दिख सकती हैं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, लेकिन मीनिंग समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यूट्यूब पे तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक जो मैंने आपको बताया उससे जुड़ सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको फुल मिलता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, इसको हम लोग आपको ऐड कर देंगे वहाँ पर। और हमारी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारी पहली थ्योरी जो क्लार्क ने दी है, नाम से पता लग ही रहा है। और एक और बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि उन्होंने प्रॉफिट किसको कहा है। देखो यहाँ पर जो जेबी क्लार्क हैं उन्होंने ये बोला था कि हमारी जो इकोनॉमी होती है ना, उस इकोनॉमी में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, एक बिजनेस प्रॉफिट्स कमा सकती है जहाँ पर डायनामिक हो, यानी कि जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहें। अगर हमारी लाइफ, हमारी रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें हम लोग इतने चेंजेस देखते हैं, उन चेंजेस के साथ साथ हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग ग्रो होते हैं। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉफिट वो वही ऑर्गेनाइजेशन कमा पाएगी जब इकोनॉमी डायनामिक होगी, बहुत सारे चेंजेस के साथ होगी। इसके अपोजिट में अगर एक स्टैटिक इकोनॉमी होगी, वहाँ पे प्रॉफिट कमाना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही पेस पे सारी चीज़ें चल रही होंगी, कभी कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे, कभी कोई चैलेंजेस ही नहीं आएंगे। तो वही जेबी क्लार्क ने कहा है। तो उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट से वहीं आएंगे जहाँ पर डायनामिक इकोनॉमी होगी और नॉट इन स्टैटिक इकोनॉमी। उसके बाद उन्होंने कुछ चेंजेस की बात की है कि जब हम कह रहे हैं कि डायनामिक चेंजेस है, तो उन्होंने कुछ 5 मेन चेंजेस बताए हैं जो कि एक कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं हमारी डायनामिक सोसाइटी में। जैसे हमारे ह्यूमन वॉन्ट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, हमारे ह्यूमन वॉन्ट्स हमेशा एज के साथ चेंज होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती है। आज जो चीज़ें बन रही हैं, जो टेक्नोलॉजी हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, उसकी टेक्नोलॉजी की जो पार है वो पहले नहीं थी। कुछ सालों पहले जो चीज़ें एक लेबर इंटेंसिव थी, आज वो कैपिटल इंटेंसिव बन चुकी हैं। तो वही है कि बहुत सारे चेंजेस के साथ इकोनॉमी चेंज होती है। फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्म होती है। जैसे कि आज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ कैपिटल चाहिए होगा। उसके जो सोर्सेज हैं वो ईजी हो गए हैं, ठीक है। तो चेंजेस बहुत सारे आए हैं, उसी की कैपिटल फॉर्म करने की भी जो चेंजेस हैं वो भी इकोनॉमी में देखे जाते हैं। साथ ही साथ जो मेथड्स हैं, अब मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन तो हैं ही, हमने जो पढ़े, साथ ही साथ मेथड्स चीज़ों के भी बदल गए हैं। जैसे कि मैनेज करने के, मैनेजर्स के, पहले कैसे मैनेज किया जाता था, अब कैसे मैनेज किया जा रहा है, वो चीज़ें बदल गई हैं, स्टाइल्स बदल गए हैं, ठीक है, वो चीज़ें बदल गई हैं काफ़ी सारी। तो ऑर्गेनाइजेशन के, और इसमें हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कि हमारा इंटरनल और हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि वो भी तो चेंज होता रहता है, तो उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना पड़ता है।
तो वही बिजनेस की बात की गई है। उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इंक्रीज होना, लोगों की इनकम में इंक्रीज होना। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो आप इकोनॉमी में आगे भी पढ़ेंगे ही, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें अगर पीपल की इनकम बढ़ती है ना, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि जैसे हमारी इनकम ज़्यादा होगी हम लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करने पड़ेंगे। कुछ इसके अपोजिट भी हैं, वो हम पढ़ते हुए जाएंगे आगे जब हम लोग डिमांड सप्लाई की बात करेंगे। इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म है। यहाँ पर जो चेंजेस हैं, जो रिस्क एक ऑर्गेनाइजेशन लेगी, वो डिफाइन नहीं किए गए कि किस टाइप के रिस्क की बात की जा रही है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि हम लोग प्रॉफिट्स को डिटरमाइन कैसे करेंगे, और हो सकता है कि कुछ ऐसे चेंजेस हों जो लॉसेस भी हों। ज़रूरी थोड़ी है कि चेंजेस हमेशा प्रॉफिट ही देंगे। चेंजेस प्रॉफिट भी दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ चेंजेस लॉसेस भी तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे लॉसेस को इग्नोर किया गया है और सिर्फ प्रॉफिट को लिया गया है, तो ये वाला पोर्शन इग्नोर है, जो कि लाजमी बात है कि लॉसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है वॉकर्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर वॉकर्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ने कहा था कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेस को संभालता है, जो बिजनेस को चलाता है, उसकी जो स्किल्स होती है ना, वो मैटर करती है। अगर एक एंटरप्रेन्योर अच्छी एबिलिटीज़ होंगी उसकी, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा एज कम्पेयर टू अदर्स। एक मैनेजर है जो कि अच्छा है मार्केटिंग में, ठीक है, और एक मैनेजर है जो अच्छा नहीं है मार्केटिंग में, तो इसकी जो एबिलिटीज़ होंगी मार्केटिंग में, वो इसकी मार्केटिंग स्किल्स के वजह से आपको प्रॉफिट दिला सकती है। यहाँ पर वॉकर ने प्रॉफिट्स को एक रेंट का नाम दिया है कि जब भी हम लोग मैनेजर्स के स्किल को यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को कमाने के लिए, वो हमारा एक तरह से रेंट है, क्योंकि मैनेजर की जो ट्रेनिंग हुई होगी, मैनेजर्स की जो स्किल्स हुई होगी, हमें उससे कुछ पे करना होगा, तो हम रेंट दे रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। इसको रेंटल थ्योरी भी बोला जाता है, और नाम ध्यान रखना है एफ ए वॉकर ने दिया है। यहाँ पर प्रॉफिट क्या बोला गया है, डिफरेंस है उस एंटरप्रेन्योर की अर्निंग का जो कि थोड़ा सा लेस कॉम्पिटेंट है और एक जो मोर कॉम्पिटेंट है, उसका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, वो यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही होगी। वॉकर ने यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कि क्या बोला गया है कि उन्होंने ये एज्यूम किया है कि जो पूरी मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन है। हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट्स आगे, लेकिन छोटा सा यहाँ पर समझा दूँ तो एक परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है, जहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बायर्स और कंज्यूमर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं, और यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज की बात करी जाती है कि सबको सारी चीज़ों की नॉलेज है कि आपको कौन सा गुड खरीदना है, कैसे खरीदना है, किससे खरीदना है, सारी नॉलेज है। परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पर बोला गया है कि जो भी मैनेजर्स होंगे, वो मैनेजर्स की जो स्किल्स होती हैं वो सारी एक जैसी ही पोजेस करेंगे। मैनेजर की जो स्किल्स होंगी वो हर जगह सेम होंगी, लेकिन कुछ ऐसे मैनेजर्स जो कि ज़्यादा अच्छे हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगी, यानी कि उनको इससे ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं होंगे, जो हम कहते हैं प्योर प्रॉफिट्स, वो नहीं होंगे। ये इस थ्योरी में बोला गया है। आगे हमारी थर्ड थ्योरी आती है जो कि है नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ने, जैसे कि हमने पहले क्या देखा कि वॉकर ने बोला कि जो एंटरप्रेन्योर या जो मैनेजर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। नाइट्स थ्योरी बोलती है कि हम लोग प्रॉफिट्स को अनसर्टेनिटी के साथ लिंक करें रादर देन रिस्क बेयरिंग। इससे पहले मैं आपको एक और थ्योरी कराती हूँ जो कि है हैवेल्स की थ्योरी, ठीक है। पहले मैं आपको हैवेल्स की थ्योरी कराती हूँ, क्योंकि आपको हैवेल्स की थ्योरी के बाद नाइट्स की थ्योरी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो, हैवेल्स की थ्योरी सबसे पहले तो नाम याद रखना है, किसने दिया है, जे बी हैवेल्स ने। दूसरी चीज़, यहाँ पर हैवेल ने क्या किया था, इन्होंने ना रिस्क को लिया था। इन्होंने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितना भी ज़्यादा रिस्क उठाएगी ना, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उसको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है, हम लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें ये पता है कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इन्होंने यही बात करी है बेसिकली कि जब ऑर्गेनाइजेशन रिस्क उठाने के लिए तैयार होगी तो उसको प्रॉफिट भी उतना हो सकता है, और वो रिस्क कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि अगर प्रॉफिट अराइज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को इन्वॉल्व करना पड़ेगा।
अगर आप रिस्क को इन्वॉल्व करते हैं तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे प्रॉफिट कमाने के, ठीक है। और रिस्क कैसे कैसे होंगे, किन किन वजह से, किन किन रीजंस की वजह से रिस्क आ सकता है बिजनेस में, जैसे कि ऑब्सोलेंस ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्सोलेंस मतलब क्या होता है, जब कोई भी टेक्नोलॉजी, जब कोई भी प्रोडक्ट पुराना हो जाता है, उसकी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। जैसे कि नोकिया के फ़ोन्स हैं, आज के टाइम पे बहुत रेयर है कि किसी के पास होंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुका है। तो उस फर्म के लिए जो नोकिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ ले रही हूँ, तो जो नोकिया है उसका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, तो उसकी फर्म को कितना नुकसान हो रहा होगा आप देख सकते हैं। उसके बाद हो सकता है सडन फॉल हो जाए आपके प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में, तो ये भी रिस्क है, क्योंकि हो सकता है, अब ऐसा तो आप कहेंगे कि तो अच्छी बात है कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हो सकता है वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि जिसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि लग्जरी गुड्स होते हैं, उनके प्राइस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ज़्यादा ही वो खरीदे जाते हैं, तो यहाँ पर भी दिक्कत है, तो रिस्क आ सकता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। कई बार कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनके इनपुट्स अवेलेबल नहीं होते, यानी कि उनको बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। हो सकता है आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हों जिनके बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट्स हों, जैसे कि कोक और पेप्सी। अगर नहीं मिलेगी कोक तो पेप्सी पी ही लेंगे हम, ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा हो गए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फर्म के, आपके प्रोडक्ट के, तो दिक्कत आ जाएगी, तो रिस्क आ सकते हैं। और कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि फायर वॉर, जो अनसर्टेन है, जो हम लोग नहीं देख सकते। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा एक फर्म रिस्क लेने के काबिल होगी ना, उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा पाएगी। तो इतनी सी बात उन्होंने कही थी। यही चीज़ अगर हम लोग नाइट्स की देखें ना, तो नाइट्स ने क्या बोला है कि रिस्क बेयरिंग नहीं होना चाहिए, आपको अनसर्टेनिटी बेयरिंग होना चाहिए, आपको रेडी रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो नाइट की थ्योरी और हेवल्स की थ्योरी में कंफ्यूज नहीं होना है। हेवल्स की थ्योरी ने रिस्क को लिया है और नाइट की थ्योरी ने अनसर्टेनिटीज को लिया है, कि कुछ भी अनसर्टेन अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए, यू शुड बी रेडी फॉर इट। उन्होंने रिस्क और अनसर्टेनिटी को डिफरेंट बताया है, और उन्होंने दो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। एक है कैलकुलेबल और इंश्योरेबल रिस्क, और एक है नॉन कैलकुलेबल रिस्क। एक ऐसा रिस्क, जैसे कि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनको हम लोग, जिनकी अकरेंस हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है जो कि फायर की वजह से नुकसान हो गया, तो वी कैन कैलकुलेट इट, राइट, बिकॉज दैट प्रोडक्ट मे बी इंश्योर्ड। जैसे फर्नीचर को इंश्योर्ड करा दिया, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो जितने भी वेयर हाउस में मेरा फर्नीचर पड़ा था, मैंने सबकी इंश्योरेंस करा रखी है। अगर उस फैक्ट्री में फायर लग जाती है, उस वेयर हाउस में फायर लग जाती है, दैट प्रोडक्ट्स आर इंश्योरेबल, सो आई कैन कैलकुलेट द अमाउंट, राइट। एंड इफ आई कैन कैलकुलेट द अमाउंट, दैट इज कैलकुलेबल और इंश्योरेबल रिस्क। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी साइड में ये देखें कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर नॉट एबल टू कैलकुलेट, विच आर नॉट एबल टू इंश्योर नहीं कर सकते उसको, तो यहाँ पर आती है अनसर्टेनिटी। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें, नॉट प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग नहीं देख सकते, जैसे कि कंपटीटर का रिएक्शन, जैसे कि कंपटीटर की स्ट्रैटेजी, जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी अनसर्टेनिटी हो सकती हैं जो कि कंट्रोलेबल, नॉट कंट्रोलेबल बट कैलकुलेबल नहीं है, जिसको आप लोग ये नहीं कह सकते कि मेरे को 10,000 का रिस्क हुआ है, 10,000 का नुकसान हुआ है, वो आप यहाँ बता सकते हो कि मुझे 10,000 का नुकसान हुआ, राइट। तो यहाँ पर नाइट्स ने दो चीज़ें बताई हैं, उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है, उन्होंने डिफरेंस बताया है रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच में, और उन्होंने ये कहा है कि जो प्रॉफिट होता है वो अनसर्टेनिटी के बेसिस पर आता है, नॉट ऑन रिस्क बेयरिंग। एंड प्लीज रिमेंबर द नेम फ्रैंक एच नाइट। सो हैवल्स का आई होप समझ आ गया हो, FBW है, हैवल्स ने रिस्क की बात की है, उन्होंने रिस्क को इन्वॉल्व किया है कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, रिस्क है तो इसकी बात की है, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे रीजंस बताए हैं जिस वजह से इकोनॉमी में रिस्क आपके बिजनेस में आ सकता है। हमारी आज की लास्ट थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स में, वो है स्कम्टर की। जोसेफ ए स्कम्टर नाम है जिन्होंने दिया है, नाम याद रखना है। और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। बहुत सिंपल सी बात उन्होंने बोली है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो इनोवेशन पे बेस्ड है। इन्होंने कहा है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में या फर्म में इनोवेशन होंगी तो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये तो हमारे डेली लाइफ में भी है, जितना ज़्यादा आप इनोवेट होते हैं उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स आते हैं।
और इनोवेशन कैसे होगा? एक्सपीरियंस से। तो जब फर्म बहुत ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन में रहती है, फर्म एक मार्केट में रहती है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट में रहती है, तो वो चीज़ों को सीखती है और जब वो इनोवेट होगी तो वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएगी। ठीक है, अब ये इनोवेशंस जो होती हैं ना वो एक्सपेंसिव होती हैं। यार सही बात है ना, कोई भी इनोवेशन, एक टेक्नोलॉजी को लाना, अपनी पूरी प्रोडक्शन को चेंज कर देना एक टेक्नोलॉजी के पीछे, बहुत एक्सपेंसिव होता है, ईजी नहीं होता है कोई भी चीज़, और उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि रिवॉर्ड कैसे मिलना चाहिए? जैसे कि आप देखते हैं पेटेंट राइट्स मिलते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके यूज़ में पेटेंट राइट्स दिए जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसने भी इनोवेट किया है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको रिवॉर्ड किया जाता है, ताकि वही वही चीज़ें वही इंसान बना पाए, तभी इनोवेशन को किया जाता है पेटेंट राइट्स में। अब इनोवेशन कैसे होंगी? जैसे कि एक न्यू प्रोडक्ट को, न्यू कमोडिटी को इंट्रोड्यूस करना, किसी की गुड्स की न्यू क्वालिटीज़ को, आप मेथड्स में। अब यही पॉइंट अगर हमने देखें तो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि कुछ चेंजेस एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक इकोनॉमी में देखने मिलते हैं। वही चीज़ अगर हम इनोवेशन में ला दें तो भी बात सेम हो जाएगी कि प्रोडक्शन में इनोवेशन होनी चाहिए, वही बात यहाँ की गई है। और न्यू मार्केट्स में हो सकते हैं, अब न्यू प्रोडक्ट भी हो सकता है और न्यू मार्केट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ ऐसे नए नए सोर्सेज लाएं जो कि आपके रॉ मटेरियल्स यानी कि आपके इनपुट्स में हो, आपको अलग अलग जगहों से रॉ मटेरियल्स मिल पाए। और इनोवेशन आ सकती है आपकी न्यू टेक्निक्स में, आपकी न्यू टेक्नोलॉजी में, तो बहुत सारी इनोवेशन हो सकती हैं। तो जहाँ जहाँ इनोवेशन होगी वहाँ वहाँ प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे, यही स्कम्टर की थ्योरी ने बताया है। ठीक है,